आज की क्लास में पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन सिस्टम। क्या है श्वसन तंत्र? इसमें हम लंग्स पढ़ेंगे, फेफड़े, नाक पढ़ेंगे, ग्रसनी पढ़ेंगे, जहां से आवाज बनती है उसे क्या बोलते हैं? लैरिंग्स, ट्रेकिया, सारी चीजें पढ़ने वाले। ठीक है, कम समय में अच्छे तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। पढ़ा चुका हूं इस टॉपिक को पहले ही, ठीक है, तो थोड़ी सी स्पीड रहेगी आज की क्लास में। श्वसन तंत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक है, क्या है श्वसन तंत्र? हमारे शरीर में श्वसन तंत्र उन अंगों का समूह है जो श्वसन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। श्वसन की प्रक्रिया मतलब सांस लेना छोड़ना। यार काहे इतना टेंशन लेते हो? सांस लेना और छोड़ना, यही श्वसन है। और इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? नाक लेती है, हाँ भाग लेते हैं, मतलब भाग जाते हैं नहीं, इंक्लूड रहते हैं उसमें। नाक, हाँ, श्वास नली, हाँ, फेफड़े, पेट, हाँ, पेट से सांस लेता है क्या? सांस लेते हैं तो सीना फैलता है, ये पेट नहीं फैलता है, हाँ कि नहीं? फेफड़े ही, तो फेफड़े भाग लेते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लेता। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे श्वसन तंत्र की बेहतरीन बातें पढ़ना। ठीक है, देखो, हमारी नाक से हम सांस लेते हैं कि मुंह से सांस लेते हैं? नाक से भी ले सकते हैं, मुंह से भी ले सकते हैं। लेना किससे चाहिए? नाक। लेकिन जब नाक बंद हो जाए फिर मुंह से लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाक के बारे में, जिसे हम कहते हैं नासा। और नाक में कितने छेद होते हैं? 2 छिद्रों के माध्यम से नाक बनी है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल। क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, नासा छिद्रों को क्या कहा जाता है? नासा छिद्रों को क्या कहा जाता है? नोस्ट्रिल। जो बीच में एक पट्टी के माध्यम से अलग होते हैं, एक ये छिद्र है, एक ये छिद्र है, और बीच में क्या है? एक पट्टी, हाँ या ना? वेरी गुड। अब यहां नाक में ही क्या होते हैं? बाल। नाक में क्या होते हैं? जिसे हम कहते हैं नोस्ट्रिल। ओ सॉरी, बिब्रसे। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं हिंदी में, बिब्रसे। नाक के बालों को क्या कहा जाता है? बिब्रसे। नाक में जो बात, अब कुछ लोग अंदर तक कैंची चला चला के काट लेते हैं। काहे के लिए काट लेते हैं? प्रकृति ने अगर दिया है कुछ तो कुछ सोच समझ के दिया होगा ना, दिया होगा ना। तो नाक के बाल क्या करते हैं? धूल मिट्टी के कणों को रोकते हैं नाक में जाने से। कौन? नाक के बाल। जो धूल मिट्टी के कण हवा के माध्यम से जाते हैं ना, तो इनको रोक लेते हैं, नहीं तो ये गंदगी हमारे फेफड़ों में जा सकती है। ये काम करते हैं नाक के बाल। नाक के अंदर या नासा मार्ग के अंदर एक लिक्विड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। इसको हिंदी में श्लेष्मा याद रखिएगा। सुषमा नहीं रे, श्लेष्मा। रानू मंडल। तो श्लेष्मा एक लिक्विड होता है, वही जिसको हम ऐसे करते हैं, ये श्लेष्मा है। नाक के अंदर क्या होता है? श्लेष्मा। इसका भी अलग अलग यूज है। श्लेष्मा की मात्रा कभी ज्यादा हो जाती है, सर्दियों के दिन में श्लेष्मा ज्यादा हो जाता है, बन जाता है। अदरवाइज ये हमारे शरीर में हमेशा रहता है। हमारी जो नाक है ना, नाक, इसके अंदर श्लेष्मा होता है, बाहर नहीं आता, अंदर होता है, चिपचिपा होता है। ये क्या काम करता है? जैसे हम जब सांस लेते हैं ना, तो ये जो हवा हमारे शरीर में जाती है, तो इसका टेम्परेचर कई बार गर्मियों के दिन में ज्यादा हो जाता है, ठंडियों के दिन में कम हो जाता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर वायुमंडल के टेम्परेचर से अलग होता है। तो ऐसी हवा जो हमारे शरीर में जा रही है, वो हवा इस म्यूकस से टकराकर नाक के अंदर, यहाँ पे लिक्विड जो होता है, इस लिक्विड से होते हुए हवा अंदर जाती है। तो हवा इस लिक्विड से टकराकर शरीर का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में ढल जाती है। ठीक है, तो ये म्यूकस का काम होता है। ये खराब नहीं होता है कि अरे नाक लगी है, नाक लगी है, अच्छी चीज होती है ये, तो खा लो इसका। नाक खाई होगी बचपन में आप लोग, सबने खाई है नाक, सबने खाई होगी, ऐसा कोई नहीं है जिसने नाक नहीं खाई। रश्मिका मंदाना ने भी नाक खाई होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है? श्लेष्मा। श्लेष्मा के अंदर ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, बाल पढ़ लिया, मध्य की पट्टी का पढ़ लिया, श्लेष्मा पढ़ लिया। श्लेष्मा के सबसे इस हिस्से में, यहां ऊपर, यहां होता है एक घ्राण तंत्र या घ्राण क्षेत्र। क्या होता है? जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में ऑल्फैक्टरी रीजन। ठीक है कि नहीं? ये घ्राण तंत्र या घ्राण क्षेत्र होता है। ये खुशबू बताता है किसी चीज की। आपको तरह तरह की जो खुशबू आती है ना, ये घ्राण तंत्र यहां होता है। यहां पर न्यूरॉन्स होते हैं जो मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। यही न्यूरॉन्स मस्तिष्क तक मैसेज पहुंचाते हैं कि भाई ये नींबू की खुशबू आ रही है, या अचार की खुशबू आ रही है,
हाँ कि नहीं, नमकीन की खुशबू आ रही है, आप घर में जाते से बोलते हो ना कि मम्मी दाल चावल बन रहा है, क्या खुशबू आ रही है, तो यही घ्राण तंत्र बताता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अगर ये खराब हो जाए, क्या हो जाए, तो जिंदगी में कभी भी आपको इसका इलाज नहीं मिलेगा, कहीं इसका इलाज ही नहीं है, संभव ही नहीं है इसका। तो फिर आप बिना खुशबू के जिंदा रहोगे? बिना खुशबू के कोई जिंदा रह सकता है क्या? खुशबू जीवन में बहुत जरूरी है। या तो कोई खुशबू नहीं है। चलिए अब आगे चलेंगे, हम किसके पास जाएंगे? ग्रसनी के पास। ठीक है, किसके पास जाएंगे बेटा? ग्रसनी। देखो ये नाक है, जो नाक के दोनों छिद्र है, ये मध्य की पट्टी का है, इधर क्या है? म्यूकस, म्यूकस के ऊपर घ्राण तंत्र। अब ये नाक आगे जाके हमारे गले में ही खुली है, यहां, इसको हम बोलते हैं ग्रसनी। ये आप कुछ भी, जैसे आपने कई बार ऐसा पेट में चली गई वो, कई लोग जिनको मतलब निकालने के लिए जगह नहीं होती ना, उसको निकाल लेते हैं साइलेंट में। सब करते हैं ऐसा, लेकिन दिखाते हैं ऐसे कि ओ माय गॉड हमने, अरे तो शरीर से ही बनने वाली चीजें शरीर में चली गई, लेकिन हाँ उसको निगलना नहीं चाहिए। जो म्यूकस रहता है ना, इसको अपन ऐसे निगल जाते, इसको निगलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आपके पेट में जाएगा, पेट से आपके ब्लड में मिलेगा, ब्लड से कुछ मात्रा में अलग होगा, कुछ मात्रा में ब्लड में रह जाता है, जो कि आंखों से। अब हमारे आंखों में कितनी पतली पतली नसें हैं, उनको समझा दे यार थोड़ा सा। कहां पर थे? तो आपकी आंखों में जो पतली पतली नसें होती है ना, इन नसों में से भी ब्लड चलता है, इनमें जम जाएगा म्यूकस, मोतियाबिंद होता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही म्यूकस होता है। ठीक है ना, तो इसको निकालना नहीं चाहिए। इसको बाहर अगर आ रहा है तो बाहर निकाल दो इसको। लड़कियां तो ऐसा ऐसा करके फेविक्विक हो जाता है। ग्रसनी, ग्रसनी को हम बोलते हैं क्या? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। तो हम सांस लेंगे वो भी यहीं जाएगी, कुछ खाना खाएंगे वो भी यहीं जाएगा। अभी जो गला है ये दो भागों में बटा हुआ, कितने भागों में? दो। एक आगे वाला हिस्सा है इसके, एक कौन सा वाला हिस्सा है? आगे वाला, और एक इसके पीछे वाला हिस्सा। आगे वाला जो हिस्सा है यहां, ये इस पाइप को, अगले पाइप को बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली, या इंग्लिश में बोले तो ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? यहां पर लगा होता है एक विशेष प्रकार का ढक्कन। क्या लगा होता है? ढक्कन। ये ढक्कन आगे वाले पाइप के लिए हमेशा खुला रहता है, क्योंकि आप सांस लेते रहते हो तो सांस आगे वाले ढक इससे जाती है, पाइप से, आगे वाले पाइप से क्या जाती है? सांस या हवा, और आगे जाके आपके फेफड़े में इस प्रकार से चली जाती है, आगे वाले पाइप से हवा जाती है। तो पीछे वाले पाइप से क्या जाता है? भोजन। और यहां पे ये जो क्षेत्र है ये पूरा खुला हुआ है, ये इतना क्षेत्र पूरा क्या है? खुला। इसी को हमने क्या नाम दिया? ग्रसनी। ग्रसनी के आगे नीचे की तरफ क्या होता है? एपिग्लोटिस, ये ढक्कन होता है। आपने पानी रखा मुंह में, जैसे मैंने उस दिन ही बताया था, आज फिर बता रहा हूं, जैसे ये पानी है, ये पानी है। अब इस पानी को मैं इस प्रकार से क्या करता हूं? खुल जा। मुंह में किसी भी चीज को रखने से अंदर नहीं जाती है, निकलेंगे तभी जाएगी। तो निकलते समय आपने कई बार सुना होगा आवाज आती है, गुटुक की आवाज आती है ना? तो गुटुक जो निकलते हैं ना, निकलने का मतलब ये है कि भैया जैसे ही हम किसी चीज को निकलते हैं तो ये एपिग्लोटिस नाम का ढक्कन रहता है, वो इस जगह को क्या कर देता है? बंद। सॉरी, एपिग्लोटिस नाम का ढक्कन आगे की जगह को क्या कर देता है? बंद। पानी पी रहे हैं तो पानी इसी रास्ते से नीचे जाएगा, भोजन कर रहे हैं तो भोजन इसी रास्ते, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो इसी रास्ते से अंदर जाएगा, क्योंकि निगलने के दौरान ये एपिग्लोटिस नाम का ढक्कन ऐसा रहता है, आगे की तरफ के पाइप को बंद कर देता है, यहां से केवल हवा जाती है बस। जब आप सांस लेंगे तो ये ढक्कन इस तरफ वाला हिस्सा बंद कर देगा इस तरह से, और ये वाला हिस्सा खुल जाता है, ये हिस्सा खुल जाता है। तो इस ढक्कन को कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस।
ये आगे भी बंद होता है, पीछे भी बंद होता है। यही निर्धारण करता है कि भैया हमारे शरीर में खाना किस पाइप से जाएगा, सांस किस पाइप से जाएगी, हवा किस पाइप से जाएगी। ठीक है कि नहीं? चलो, बात समझ गए? इसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस कई बार बंद नहीं हो पाता, जिसके कारण हमें ठसका लग जाता है। हम खाना खाते समय हमको ठसका लग जाता है ना, जब हम खाना खा रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, खाना किसके पेट में जाएगा, राक्षस के पेट में जाएगा। हाँ कि नहीं? बोलते हैं कुछ लोग। तो इसका कारण ये है कि खाना खाते समय हमारा ये दिमाग जो रहता है ना, ये ढक्कन को किधर बंद करना किधर खोलना भूल जाता है, तो खाना आगे वाले पाइप में चला जाता है। तो जैसे कुछ आगे वाले पाइप में जाता है, ठसका लगता है भयानक, बकबका के मुंह में से निकल जाता है, नाक में से दाल चावल निकल जाते हैं। अंजलि के नाक में से एक बार चावल निकला था। क्यों अंजलि ऐसे, अंजलि ने ऐसे बोला, चावल आके नाक, ठसका लगता है ना? नहीं लगता। ठीक है, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं? एपिग्लोटिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसी एपिग्लोटिस के पास में, अब इस सबको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, समझ गए? तो ये क्या है आपका? देखो यहां ध्यान से देखो, यह है आपका गला। इस गले के कितने हिस्से हैं? 2। यहां पर कहीं रहता है एक हिस्सा जिसे हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? अरे हाँ या ना? लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसमें आवाज बनती। क्या बनती है? आवाज। आप जो भी कुछ बोल पाते हो वो इस लैरिंग्स के कारण ही बोल पाते हो। किसके कारण बोल पाते हो? लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स। इसे हम वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं, कुछ भी। तो वॉइस मतलब हवा बनाता है। ये हवा का, हवा बोलते, ध्वनि बनाता है। जब आप कोई बात करते हो तो बात करने के दौरान ही इस पाइप से फेफड़ों से हवा जाती है, और हवा जब इस लैरिंक्स से होकर गुजरती है तो इस लैरिंक्स की कोशिकाएं आपस में टकरा जाती हैं, जिससे कंपन होता है। और कंपन से किसकी उत्पत्ति होती है? ध्वनि की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहीं से आवाज या ध्वनि का निर्माण होता है। लेकिन भाषा का निर्माण कहां से होता है? मुंह से। भाषा का निर्माण कहां से होता है? मुंह से। यहां से केवल आवाज। अब ज्यादा जोर से अगर आवाज निकालना है तो ज्यादा जोर से हवा यहां से फेंकना पड़ेगा। बिना हवा बाहर निकाले आप आवाज कुछ भी नहीं बोल सकते। आपकी आवाज तभी जनरेट होगी जब आप अंदर से हवा बाहर की तरफ फेंकोगे, अंदर हवा इससे होते हुए आएगी, ये कोशिकाएं आपस में टकराएंगी, आवाज आएगी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लैरिंग्स। अरे क्या बोलते हैं? अब यहां देखिए, जो लैरिंग्स होता है ना, यहां पर उपस्थित होते हैं वोकल कॉर्ड्स। क्या उपस्थित होते हैं? ध्यान रखिएगा, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, इनका आकार अगर बड़ा है, इनका आकार अगर बड़ा है तो ध्यान रखना, इनका आकार अगर बड़ा रहेगा तो लो पिच की कंडीशन जनरेट होती है। कौन सी पिच की? मतलब आवाज कैसी हो जाएगी? मोटी। आवाज बहुत मोटी हो जाती है। वोकल कॉर्ड्स का आकार बड़ा रहेगा तो आवाज बहुत मोटी होती है। पुरुषों का वोकल कॉर्ड्स देखो अलग से दिखता है। ये पुरुषों का वोकल कॉर्ड्स क्या होता है? बड़ा। यहीं से दिख रहा है, ये देखो सामने से। तो और महिलाओं का वोकल कॉर्ड्स क्या होता है? महिला का वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, जिनसे इनकी हाई पिच की कंडीशन बनती है, हाई पिच। और आवाज कैसी होती है? पतली। गुड्डू के पापा, पतली आवाज। नल आ गए, पानी भर लो। ये किसकी आवाज है? महिलाओं की आवाज रहती है ना ऐसी। अरे हाँ कि नहीं? ठीक है। अब ये जो हिस्सा है, ये कौन सा पाइप है? श्वास नली, जिसको हमने क्या नाम दिया? ट्रेकिया। ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर वाले हिस्से पर सबसे ऊपर क्या रहता है? लैरिंग्स। इसके ऊपर क्या होता है? एपिग्लोटिस, ढक्कन, जो इधर बंद होता है उधर बंद होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? इस नली के बारे में। तो ये जो नली है, इससे हवा अंदर जाती है और इसी से हवा बाहर जाती है। आपको पता है आपके शरीर में म्यूकस बनता है, म्यूकस, जिसको हम लिक्विड बोलते हैं, नाक। तो ये म्यूकस इसी नली से, हमारे फेफड़े ही म्यूकस बनाते हैं, जो हम करते हैं ना ऐसे करके ऐसे। ये कौन बना रहा है? फेफड़ा। म्यूकस या श्लेष्मा कौन बना रहा है? फेफड़े। और ये म्यूकस यहाँ पे भरा रहता है। अब आपने कई बार देखा होगा म्यूकस हमारी नाक में भी चिपक जाता है, कई बार अनजाने में। हम उसको निकालते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, सूख जाता है ना? सबके साथ होता है। और ऐसा कोई नहीं है धुरंधर, सबके यार देखो शरीर है, ये चीजें सबके शरीर में बनती है और अच्छी चीजें हैं, बुरी थोड़ी ना है। म्यूकस का बनना मतलब स्वस्थ है आप। म्यूकस ना बने तब खराब बात हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके शरीर की स्वस्थ बातों को दर्शाता है कि आप स्वस्थ हैं। तो इससे काहे की घृणा करना है कि नहीं? और अपनी चीज सबको अच्छी लगती है, दूसरे की बुरी लगती है, तो बहुत तकलीफ होती है। मतलब ये सूख जाता है तो तकलीफ देता है। तो ये नली से जब म्यूकस आएगा जाएगा तो ये नली भी आपस में चिपक सकती है नहीं? म्यूकस के कारण चिपक गई
चिपक जाएगी तो क्या होगा, आप सांस कितनी खींचो, नली आपस में पिचक गई और चिपक गई, म्यूकस के कारण दिक्कत हो सकती है। इसलिए यहां पर कार्टिलेज की रिंग होती है। क्या होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, हाइलिन। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, ये रिंग क्या करती है, इस नली को चिपकने से रोकती है। क्या करती है, इसे चिपकने से रोकती है। अब ये नली आगे जाके दो पालियों में विभक्त हो जाएगी। ये नली जो है आगे जाके कितनी पालियों में विभक्त हो जाएगी, दो। तो इसे प्राथमिक विभाजन कहते हैं, फर्स्ट डिवीजन, प्राथमिक विभाजन। ठीक है, इन दोनों नलियों का नाम क्या है, ब्रोंकाई। क्या नाम है, ब्रोंकाई। और यही नलियां जो रहती हैं इनके अंदर क्या होते हैं, आपके फेफड़े। ठीक है, तो इन्हें क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई बिल्कुल अंदर तक धसी नहीं होती हैं, यहां तक रहती है। अब ये ब्रोंकाई आगे जाके इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार और इस प्रकार भागों में बट जाती है। ठीक है, तो ये द्वितीयक विभाजन कहलाता है, सेकेंडरी डिवीजन, द्वितीयक विभाजन। ठीक है, और जब ये आगे चल के बटी तो इन्हें क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। है ना, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई प्राथमिक विभाजन, ब्रोंक्यूल्स द्वितीय विभाजन। और इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के ऊपर उपस्थित होता है ये इस प्रकार के अंगूर जैसी संरचना। कैसी संरचना, अंगूर जैसी संरचना। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। हिंदी में बोले तो कूपिका। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहां तक पहुंच गए, कूपी तक। जब आप सांस लेते हो ना तो ये गुब्बारे जैसी कूपिकाएं होती हैं, इनके अंदर हवा भरती है तो ये इनका आकार बड़ा, करोड़ों होती हैं एक फेफड़े में, ये बहुत होती हैं। तो ये जो कूपिका होती है ना, जैसे सांस लेते हो तो ऑक्सीजन कहां जाती है, इन कूपिकाओं में। ये गुब्बारे की तरह व्यवहार करती हैं, जैसे हवा जाएगी ये फूल जाएंगी। तो ये करोड़ों होती है एक फेफड़े में, दोनों फेफड़ों में करोड़ों होती है। तो हवा जाएगी, करोड़ों कूपिका के अंदर हवा भरती है तो ये फैलती है और हमारे सीने का आयतन बढ़ता है। जब खाली होती है तो सीने का आयतन, ठीक है, घटता है। बात समझ में आ रही है, क्या है, कूपिका। और इन्हीं के अंदर रक्त होता है, इन्हीं के अंदर क्या होता है, ब्लड। क्योंकि हमारे दोनों फेफड़ों के बीचों बीच क्या होता है, दिल। और दिल जो है बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को फेफड़ों के पास पहुंचाता है। और ये जो ब्लड है ये फेफड़ों में आके हर एक कूपिका के पास डाला जाता है, कूपिका के अंदर उपस्थित रहता है। और जैसे ही आप सांस लेते हो तो इन्हीं कूपिकाओं में क्या आ जाती है, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन उस ब्लड में मिल जाती है। तो ये ब्लड कैसा हो जाता है, शुद्ध। और ये शुद्ध ब्लड कहां पहुंच जाता है, वापस हार्ट के अंदर। और हार्ट फिर पंप करता है तो पूरे शरीर में आपका ये शुद्ध ब्लड भेज देता है। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, चल समझ में आ रही बात यहां। अब देखो, कूपिका तक पढ़ लिया, बताओ प्राथमिक विभाजन क्या कहलाता है, क्या, द्वितीय विभाजन, द्वितीय विभाजन। अच्छा, हमारे शरीर की सबसे सामने वाली कैविटी क्या कहलाती है, थोरेसिक कैविटी। ये छाती वाली थोरेसिक कैविटी, पेट वाली एब्डोमिनल कैविटी, ये कूल्हे वाली पेल्विक कैविटी, पीछे वाली स्पाइनल कैविटी, ये वाली क्रेनियल कैविटी। ठीक है, चलो बहुत कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं, ऑनलाइन डालिए देख लेना। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखो, हमारे जो फेफड़े होते हैं ना, हमारे जो क्या होते हैं बेटा, फेफड़े होते हैं। ये फेफड़े की संख्या कितनी होती है, दो। एक लेफ्ट में होता है और एक राइट। ये लेफ्ट साइड, उल्टा वाला लेफ्ट, सीधा वाला राइट। अपन बोलते रोहित दादा, दादा बोलते समय सीधा उठाते हैं ना, दादा दाया, दाया दादा। ठीक है, दादा मतलब दाया, दाया मतलब सीधा, राइट। तो ये हिस्सा समझ में आ गया, अरे हो ना। दो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों का जो ओरिजिनल रंग होता है ये क्या होता है, गुलाबी। क्या होता है, ओरिजिनल रंग क्या होता है, गुलाबी। 1.3 से 1.5 केजी तक होते हैं। इनका वेट कितना होता है, 1.3 से। राइट वाला फेफड़ा कितनी पाली में बटा होता है, 3। एक पाली, दो पाली, 3 पाली। लेकिन ये कितनी पाली में बटा रहता है, 2। एक पाली और 2 पाली। इसलिए राइट वाला फेफड़ा क्या होता है, बड़ा।
राइट वाला फेफड़ा क्या होता है? राइट वाला फेफड़ा, दोनों फेफड़ों के बीच में क्या पाया जाता है? दिल। ठीक है, अब फेफड़े जो है एक विशेष प्रकार की झिल्ली से ढके होते हैं, इसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, हिंदी में लिखूं तो क्या लिखते हैं? मेरे को लिखा पढ़ी पसंद नहीं है यार, पढ़ा बोलना पसंद है, लिखना पसंद नहीं। प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये प्लूरल मेम्ब्रेन भी दो प्रकार की झिल्ली होती है। कितने प्रकार की होती है? एक विसेरल और एक पेरिएटल। विसेरल और एक पेरिएटल, विसेरल और एक पेरिएटल। अच्छा, कल लाइब्रेरी में, अपनी लाइब्रेरी में मैं गया, वहां पर एक लड़का किसी संबंधित टीचर से कोशिका नाम का जो टॉपिक है ना बायो में, वो पढ़ रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, मैंने कहा और भाई सब बहुत बढ़िया, तो मैंने कहा तुम अपने चैनल से क्यों नहीं पढ़ते हो? तो उसको पता नहीं था, नया स्टूडेंट था, तो ये अपना चैनल भी है। मैंने कहा हाँ देखो। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा, उसको शुरू में बहुत अच्छा लगा 5-7 मिनट। अब 5-7 मिनट अपन नॉर्मल पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर अपन चालू करते हैं अपनी रामायण। उसने पढ़ना चाहा, पूरा 15 मिनट उसने क्लास देखी, उसके बाद फिर बढ़ा के देखी, फिर और बढ़ा के देखी, फिर उसने उसको बंद किया, फिर देखा तो कोशिका 1, कोशिका 2, कोशिका 3, 3-4 भाग कोशिका के। बाप रे! और वो जिससे पढ़ रहा है उसकी एक ही क्लास में कोशिका खत्म हो गया। मतलब बहुत हल्का, जो सभी पढ़ाते हैं वो तो पेपर में आते ही नहीं है ना आजकल। पेपर भाई करोड़ों लोग फॉर्म भर रहा है, तो कंपटीशन भी उसी लेवल का है ना, उसी लेवल का पढ़ना ही पड़ेगा, तो हर कोई पढ़ा नहीं पाता। वो क्या बोलता है, भैया एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूं, अग्निवीर एसएससी जीडी छोटे एग्जाम की, जिस दिन बड़ी तैयारी करना होगा ना उस दिन आपसे पढ़ने जरूर आऊंगा। मैं तो जा रहा हूं वापस, मेरे दिमाग के फाल्ट उड़ गए, भैया क्या है ये? तो मैंने अपने आप को ये बोला कि भाई ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा? तो मैंने कहा देखो आप सत्य परोस रहे हैं, सत्य परोस रहे हैं ना, किसी को झूठी उम्मीद देके और सिलेक्शन भी ना हो बेचारे का, जल्दी पढ़ाना भी कोई पढ़ना होता है। तो फिर मैंने कहा नहीं अपन सही कर रहे हैं, जो एक बार अच्छे से पढ़ लेगा उसको पता चल जाएगा कि भाई क्या चल रहा है, कहानी क्या चल रही है। तो दो प्रकार की झिल्ली होती है, एक विसेरल और एक पेरिएटल। इनमें एक लिक्विड भरा होता है। कौन सा लिक्विड भरा होता है? इसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड मतलब प्लूरल द्रव। हिंदी में बोले तो क्या बताएं? प्लूरल मेम्ब्रेन में कौन सा द्रव होता है? प्लूरल द्रव। यार देखो ये झिल्ली क्यों जरूरी है? ये झिल्ली इसलिए जरूरी है क्योंकि फेफड़े तो चिपचिपे होते हैं। अब आपने सांस ली, अब छाती में पसलियां हैं, पहले पसलियों के अंदर फेफड़े हैं, पसलियों ने ढक के रखा है फेफड़े को, ये पसलियां हैं और ये अंदर फेफड़े हैं। फेफड़ों को चोट ना लगे इसलिए भगवान ने यहां पसलियां देके रखी। फेफड़े, आपने सांस ली, इन पसलियों से फेफड़े चिपक गए, तुम सांस छोड़ दोगे, फेफड़े तो चिपक गए। आदमी की छाती ऊंची रहेगी फिर ऐसे ही चलेगा। और भाई सुनो, और भाई सिमरन का हाल है, ऐसे चलेगा क्योंकि फेफड़े चिपक जाएंगे ना, तो ये झिल्ली चिपकने से बचाती है। ऐसे ही एक काम और होता है डायफ्राम का। यहां पर इस प्रकार से एक अंग होता है मनुष्य के शरीर में फेफड़ों के नीचे, इसे हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट नीचे होते हैं अमाशय। जो पीछे वाला पाइप बताया था ना, ये तो आगे वाला पाइप पढ़ा रहा हूं, एक और पाइप है ना पीछे जिससे भोजन आता है, तो पीछे से भोजन आता है और इस अमाशय में आ जाता है। ये अमाशय है और अमाशय के जस्ट सामने क्या होता है? लीवर। तो अगर ये डायफ्राम नहीं होता तो जब हम सांस लेते हैं फेफड़ों से, फेफड़े फूलते हैं, आकार बढ़ता है, ये फेफड़े जाकर किससे चिपक जाएंगे? अमाशय और लीवर से, अगर डायफ्राम बीच में नहीं होगा तो। और सांस तुमने जो छोड़ी, फेफड़े वापस छोटे हुए, पेट और लीवर फेफड़ों के साथ ऊपर चले जाएंगे, यहां की जगह पेट यहां पहुंच जाएगा, है कि नहीं? बीच में क्या दिया है? डायफ्राम। एक स्पंज जैसा होता है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों का आकार बढ़ता है, तो ये स्पंज चिपट जाता है, छोड़ते हैं तो स्पंज वापस, तो ये क्या है? डायफ्राम। ये डायफ्राम। तो इसका उपयोग क्या है कि सर ये थोरेसिक कैविटी को, कौन सी कैविटी में उपस्थित रहते हैं फेफड़े? थोरेसिक।
थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से चिपकने से रोकता है। क्या नाम है इसका? अरे बोलो ना भैया। ठीक है। कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट की राइट? आपसे पूछे सर फेफड़ों का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो फेफड़ों का अध्ययन कहा जाता है प्लूमोनोलॉजी। कौन सा लॉजी? फेफड़ों का अध्ययन क्या कहा जाएगा? प्लूमोनोलॉजी। क्या कहा जाएगा? चलिए, ये रहा फेफड़ों की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम चलेंगे सांस लेना, जो श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं ना, तो हम सांस लेते हैं तो उन चीजों को हम पढ़ने चलते हैं। तो अब हम टॉपिक चालू कर रहे हैं श्वसन। क्या पढ़ेंगे? श्वसन। देखो बेटा, श्वसन को हम क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन या रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो। ठीक है। अरे हाँ कि नहीं? देखो, ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4। यहां लिख देते हैं। सबसे पहला कौन सा? बोलो ना। बाह्य श्वसन। दूसरे नंबर पे अरे गधों, गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन। तीसरे नंबर पर आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन। और चौथे नंबर पर कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन। ठीक है, कोशिकीय श्वसन। ठीक है। बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, गैसों का परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आंतरिक श्वसन मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन। कोशिकीय श्वसन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन। इंग्लिश में अगर बात करें तो सब कुछ थोड़ी ना लिखूंगा यार। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इतने समझदार होते हैं कि उनने बोल दिया इतने समझ। ठीक है कि नहीं? तो ये 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? क्या पढ़ेंगे? बाह्य श्वसन। पहले नंबर पर क्या पढ़ेंगे? बाह्य श्वसन। ठीक है। बाह्य श्वसन, इसके बारे में सुनिए। बाह्य श्वसन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो बेटा, इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? कितने? 2। एक श्वासोच्छ्वास जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं, और एक, कितने भाग होते हैं? 2। श्वासोच्छ्वास पहला, और दूसरा गैसों का, बोलो, गैसों का विनिमय। ठीक है कि नहीं? कितने भाग होते हैं इसके? पहला कौन सा और दूसरा? या गैसों का आदान प्रदान। अब श्वासोच्छ्वास, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक निःश्वसन और एक निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब होता है इंस्पायरेशन या इंस्पिरेशन, और इसका मतलब क्या होता है? एक्सपिरेशन या एक्सपायरेशन भी बोल सकते हैं। अलग अलग जिसको जो बोलना रहता है वो बोलते हैं, उच्चारण अलग अलग होता है। तो इंस्पायरेशन के बारे में बात करें, इसका मतलब होता है सांस लेना। क्या होता है इसका मतलब? सांस लेना। ये क्या है? सांस लेना नहीं, इंस्पायरेशन। निःश्वसन, निहि हलंत लगा है, क्या बोलते? विसर्ग लगा है और छोड़ दिया निःश्वसन। तो निःश्वसन और निःश्वसन में डिफरेंस समझ में आ गया? अब देखो इसमें होता क्या है। निःश्वसन में कोस्टल पेशियां, ये पूछा जा सकता है, कोस्टल पेशियां। निःश्वसन में कोस्टल पेशियां जो रहती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। ठीक है। कोस्टल पेशियां सिकुड़ती हैं, तो इसमें कहानी ये होती है कि कोस्टल पेशियां सिकुड़ती हैं तो ये डायफ्राम में क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, और फेफड़ों में हवा भरती है तो फेफड़े फैलते हैं। तो कोस्टल पेशियां सिकुड़ती हैं और फेफड़े फैलते हैं। सीने का आयतन बढ़ता है, मतलब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। तो किस श्वसन में फेफड़ों का आकार बढ़ता है? निःश्वसन, इंस्पायरेशन में। ठीक है। लेकिन कोस्टल पेशियां सिकुड़ती हैं, डायफ्राम, अरे ये बड़े होंगे तो डायफ्राम चिपट जाएगा, क्योंकि ये बड़े होंगे तो ये प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा ना, तो ये सिकुड़ जाता है। हाँ कि नहीं? चलो, दूसरा अगर अपन बात करें तो क्या बोलेंगे? निःश्वसन। इसमें हम सब सांस छोड़ते हैं,
छोड़ी, तो CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहां चली गई? बाहर, और ऑक्सीजन हम ले चुके थे अंदर, और बाहर क्या निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलती है तो इसमें फेफड़ों का आकार कम होता है कि बढ़ता है? अरे हाँ कि नहीं? कम होता है। और डायफ्राम का आकार, फेफड़ों का आकार, हाँ कि नहीं? बात समझ में आ गई। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा पार्ट क्या था? गैसों का विनिमय या गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, चलो श्वासोच्छ्वास देख लिया। श्वासोच्छ्वास के कितने भाग? दो, एक निःश्वसन और एक दूसरा क्या देखा? गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, सुनो यहां पर, इसको हम कैसे समझेंगे? पहले ये देखो, हम नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन नहीं लेते, हम नाइट्रोजन भी लेते हैं। कितनी लेते हैं? 78.9%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये हम सांस लेते हैं, तो ये तीनों गैसें हमारे शरीर में जाती हैं, इसलिए हम इन सभी गैसों के मिश्रण को हवा बोलते हैं। लेकिन जब छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन कितनी बाहर जाती है? 78.9%, इतनी वापस बाहर चली जाती है। ऑक्सीजन कितनी बाहर जाती है? 17%, और ये कितने परसेंट बाहर जाती है? 4%। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे भैया हाँ बोलो हाँ। अब देखो, ये आपके लंग्स हैं, ये क्या है? आपके लंग्स। और आपको पता है आपके लंग्स में इस प्रकार से छोटे छोटे गुब्बारे हैं जिन्हें हमने कूपिका बोला। तो सुनो, कूपिका, तो अब ये ऑक्सीजन कहां पहुंच गई? कूपिका के अंदर, निःश्वसन और निःश्वसन के दौरान। लेकिन अब यहां पर गैसों का आदान प्रदान कैसा होता है वो समझ लीजिए बात को। जो कूपिका होती है ना, इसके अंदर ब्लड होता है, रक्त होता है, मैंने पढ़ाया ना, दिल यहां पर रक्त भेज देता है। तो ये कूपिका के अंदर, किसके अंदर? कूपिका के अंदर, कूपिका के अंदर जो प्रेशर होता है ब्लड का, किसका? ब्लड का प्रेशर होता है। वहां पर ध्यान से समझिएगा, कूपिका के अंदर जो दाब होगा, काय का? वायु दाब। वायु दाब को MMHg, हमारे शरीर के अंदर के दाब को MMHg के नाम से जानते हैं। MMHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, पारे का। अब देखिए, जो कूपिका होती है ना, इनके अंदर प्रेशर होता है कितना? इनके अंदर प्रेशर होता है 100 mmHg। किस चीज का प्रेशर? ऑक्सीजन का। लेकिन इनके अंदर जो रक्त है, रक्त के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 37 mmHg। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ हवा जाती है, तो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा दाब से किस दाब की तरफ जाएगी? ठीक है, तो इस प्रकार कूपिका के अंदर प्रेशर ज्यादा लेकिन रक्त के अंदर प्रेशर कम, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन मूव ऑन कर जाती है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो रक्त है, इस रक्त के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रेशर जो है वो कितना है? 46। लेकिन ये जो अपन ने हवा ली है बाहर से, इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर गई है, इसका प्रेशर कितना है? 40। तो ज्यादा से कम की तरफ चलेगी हमेशा। तो 40 से 40 mmHg होने के कारण रक्त की CO2 किस में मिल जाती है और कहां निकल जाती है? शरीर से बाहर। तो इस प्रकार एल्वियोलाई या कूपिका के अंदर ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है रक्त में, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है बाहर फेफड़ों में, कूपिका के अंदर। और कूपिका से जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। समझ में आ गया? इतना सिंपल है यार। आया कि नहीं आया? अब देखो, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे गैसों का परिवहन। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? ठीक है भाई, गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसों का परिवहन, ध्यान से सुनना। हमारा जो शरीर है, इस पूरे शरीर में रक्त बहता है कि नहीं बहता है? हमारे पूरे शरीर में रक्त बह रहा है, तो उस रक्त में हीमोग्लोबिन भी है। तो हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उससे कौन मिल जाती है? ऑक्सीजन। तो किसका निर्माण होता है? HBO, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हमारे शरीर में संपूर्ण ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट या परिवहन होता है, मस्तिष्क से लगा के अंगूठे तक पैर के,
ये पूरी जो ऑक्सीजन चलती है ये हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर चलती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जाएगी बेचारी? ये तो लावारिस है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा भाई? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो हीमोग्लोबिन ने कर लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? तो देखो, हीमोग्लोबिन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाता है तो क्या बनता है? HbCO2, जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये लगभग 20 से 25% ही हो पाता है। तो हमारे शरीर की 25% लगभग जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ चली जाती है, लेकिन सर बाकी 70-75% कैसे जाएगी? वो भी तो एक सवाल है ना। तो अगली जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कितने परसेंट? ये प्लाज्मा में घुल जाती है। किसमें घुल जाती है? प्लाज्मा। अब आपको पता है हमारे रक्त का एक भाग होता है प्लाज्मा, रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 90% पानी और 60% प्रोटीन। तो प्लाज्मा में पानी होता है कि नहीं? होता है। तो उसी प्लाज्मा के पानी H2O से मिल जाती है कौन? हमारे शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इससे किस चीज का निर्माण होता है? कार्बोनिल अम्ल का H2CO3 का निर्माण हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल अम्ल या कार्बोनिल एसिड। हाँ कि नहीं? 7%, 20-25% हीमोग्लोबिन के साथ, 7% किसके साथ? कार्बोनिल अम्ल के साथ। बाकी बची हुई 65-70-75% जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो बाइकार्बोनेट के रूप में शरीर में रहती है। किसके रूप में? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में शरीर में घूमती रहती है। ठीक है, अब इसके हिसाब से बाइकार्बोनेट के हिसाब से शरीर में चलती है, एल्विलाई के पास आती है और फिर शरीर से बाहर जाती है। तो बाइकार्बोनेट क्या काम करता है? देखो, हमारे शरीर की जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। सोरेनसन 1 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं। 1 से लेकर 7 तक अम्लीय, 7 से लेकर 14 तक उदासीन, 7 पर न्यूट्रल। पानी क्या है? उदासीन, क्योंकि इसका ना तो कोई रंग है, ना तो कोई गंध है, ना तो कोई स्वाद है। बाइकार्बोनेट के रूप में घूमती है। बाकी 70%, कितने परसेंट? 65-70%। ठीक है, बची हुई जितनी भी है तो ये बाइकार्बोनेट के साथ घूमती। अरे घूमती कि नहीं घूमती? तो हाँ हो तो किया करो। समझ में आ रहा है ना? हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? कौन करता है? अरे हाँ कि नहीं? चल, अब तीसरे नंबर का जो हमारा टॉपिक था, इसे हमने क्या पढ़ा था? आंतरिक श्वसन। इसमें कुछ नहीं है। आंतरिक श्वसन में क्या होता है, ध्यान से समझना। इसमें कहानी ये होती है आंतरिक श्वसन में कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन है, आपके शरीर में जो क्या है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ऊतकों के पास पहुंच जाती है। हमारी जो कोशिका होती है ना, कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक। तो हमारे शरीर की सभी कोशिका में रक्त जाता है, तो उस रक्त से निकलकर कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाती है ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे? रक्त से निकलकर कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाती है कौन? इसे हमने कौन सा श्वसन कहा? बस इतना ध्यान रखना कि रक्त से निकलकर किसके अंदर प्रवेश कर जाएगी? अरे हाँ कि नहीं? इसे हमने क्या बोला? समझ गए? चौथे नंबर का क्या बचता है? कोशिकीय श्वसन। कौन सा श्वसन बचता है? कोशिकीय श्वसन। देखो बेटा, इसको ध्यान से समझना, यहां से प्रश्न बनते हैं। बनते तो सभी हैं, बिना बनने वाले चीजों को पढ़ाते नहीं हूं मैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक ऑक्सी श्वसन और एक अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की O2 की अनुपस्थिति में होता है। किसकी अनुपस्थिति में? O2 की अनुपस्थिति में क्या होता है? अनाक्सी श्वसन। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऐसी स्थिति में कौन सा श्वसन होगा? अनाक्सी श्वसन। ठीक है, अच्छा, ये कहां पर होता है? तो हमारा जो शरीर है, मान लीजिए, तो इसके शरीर में ऐसे अंग जो बहुत गहराई में, हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जो बहुत ज्यादा गहराई में मौजूद होते हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो वहां कैसा श्वसन होता है? अनॉक्सी। तो शरीर में गहराई में उपस्थित जो ऊतक होते हैं उनमें, बीजों में,
ठीक है, बीजों के आवरण, जो बाहरी आवरण होता है उनके अंदर ये श्वसन होता है। अच्छा, इसके एक विशेषता है आईएमपी, ध्यान रखना, ये कहां पर होता है, तो ये कोशिका द्रव के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? अच्छा, इसके दो चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? दो। पहले चरण में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, जब ऑक्सीजन नहीं रहे, अनाक्सीय श्वसन पढ़ा रहे हैं। अनाक्सीय श्वसन क्या होता है? ग्लूकोज से क्या बनता है? पाइरुविक एसिड। क्या बनता है? पाइरुविक एसिड। ध्यान रखिए, अनाक्सीय श्वसन का पहला चरण क्या है? इसका पहला चरण यह है कि ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज से पाइरुविक। अच्छा, और इस प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं? बहुत आईएमपी है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस या ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया क्या है? पाइरुविक एसिड का बनना। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया क्या है? पाइरुविक एसिड का बनना। क्या है? तो बताएं, ग्लूकोज से क्या बना? हाँ कि नहीं? इस प्रोसेस को क्या नाम दिया? यह कहां संपन्न हुई? कोशिका द्रव में। जो कोशिका होती है ना, इसके बीच वाले भाग को केंद्रक कहते हैं, और कोशिका के बीच अंदर जो द्रव होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो यहां पर संपन्न होती कोशिका द्रव। इसमें कितनी एनर्जी मिलती है? कितनी एनर्जी मिलती है? 2 एटीपी। कितनी एटीपी मिलती है? 2 है। ध्यान रखना, अनाक्सीय श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज से क्या बनता है? पाइरुविक। बहुत बढ़िया। दूसरा चरण पढ़ें, दूसरा चरण पढ़ें। इसमें ये पहला चरण, ये दूसरा। इसमें जो पाइरुविक एसिड है, क्या है बेटा? पाइरुविक एसिड। इसमें पाइरुविक एसिड से बनता है एथाइल एल्कोहल। क्या बनता है? एथाइल एल्कोहल। और एथाइल एल्कोहल के बाद अगर ये मनुष्यों के अंदर हो रही है, तो मनुष्यों के अंदर क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? अरे हाँ कि नहीं? तो पेड़ पौधों में अगर ये अनाक्सीय श्वसन हो तो क्या होता है? एथाइल एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल। और इसके अंदर, मनुष्यों के अंदर या जीवों में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है। ध्यान रखिए, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल दूध में भी पाया जाता है। दूध पीने से थकावट आती है, इसलिए कहते हैं कि दूध शाम के समय पीना चाहिए, क्योंकि दिन सुबह से तुमने दूध पी के दिन भर आलस आएगा, लैक्टिक एसिड है उसमें, इसलिए दूध रात को पीना चाहिए। है ना? पहली चीज। दूसरी चीज, लैक्टिक एसिड अगर हमारी बॉडी के अंदर है, इधर ध्यान दो बेटा, लैक्टिक एसिड अगर हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है, हमें नींद आएगी? हाँ कि नहीं? थकान महसूस होती है लैक्टिक एसिड होने से। तो ये हमारी बॉडी के अंदर बनता है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो हमको नींद आने लगती है। जब आपको नींद आने लगे ना, समझ जाओ कि अब लैक्टिक एसिड बन रहा है। जल्दी जल्दी सांस, ये इस प्रकार से तो शरीर में जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जाएगी, लैक्टिक एसिड बनेगा नहीं, थकान अपने आप दूर हो जाएगी। है ना? तो पेड़ पौधों के अंदर क्या बनेगा? एथाइल एल्कोहल। लेकिन मनुष्य के अंदर क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। और यह दूसरा चरण क्या कहलाता है? किण्वन। क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या कहलाता है बेटा? अरे हाँ कि नहीं? अब मेरी बात सुनो यहां पर ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं कि जंतुओं के अंदर अगर अनाक्सीय श्वसन हो तो उसे क्या कहेंगे? कौन सी प्रक्रिया कहेंगे? मतलब क्या, किस चीज का निर्माण होगा? किसका निर्माण होगा? लैक्टिक एसिड। और जैसे देखो यहां पर मैं आपको बताऊं, C6H12O6, इससे क्या क्या बनेगा? तो इससे ध्यान रखना, अगर जंतुओं के अंदर, हमारे अंदर बात करें तो लैक्टिक एसिड बनेगा, प्लस CO2 बनेगी, प्लस क्या बनेगा? पानी बनेगा, प्लस कितने एटीपी एनर्जी मिलेगी? 2 एटीपी एनर्जी। कितने एटीपी एनर्जी मिलेगी? लेकिन अगर ये पेड़ पौधों के अंदर हुआ तो यहां पर क्या बन जाएगा? एथाइल एल्कोहल। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? तो यह अपूर्ण दहन प्रक्रिया है। इसमें ग्लूकोज का दहन होता है। हाँ, पूरा दहन हो जाता है, अपूर्ण होता है ना? ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस थी? अनाक्सीय श्वसन। कौन सा श्वसन था ये बीजों के आवरण के बाहर होता है, कोशिका के अंदर होता है, बाहरी बैक्टीरिया, फंगस, कवक इनके अंदर होता है। फंगस है ना, कवक जिसे बोलते हैं, इनके अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है। अब दूसरा हम कौन सा पढ़ेंगे? ऑक्सीय श्वसन।
कौन सा श्वसन बेटा? ऑक्सी श्वसन। देखो ये इसके कितने चरण होते हैं? 2। सेम पहला, तो पहला वाला तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं अभी। ऑक्सी श्वसन में पहला वाला तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्या होता है पहला? सेम टू सेम ग्लूकोज के, बोलो ना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। बस ये ऑक्सी श्वसन में भी वही होता है। और ये प्रोसेस कहां होती है? कोशिका द्रव में। कहां होती है? अच्छा, अनाक्सी श्वसन में इससे कितने एटीपी बने थे? 2। अनाक्सी श्वसन में टोटल 4 एटीपी बनते हैं। पहले चरण में 2 एटीपी बनते हैं, दूसरे चरण में 2 एटीपी बनते हैं। पहले चरण में पायरुविक एसिड बनता है, उसमें 2 एटीपी बनते हैं, और दूसरे चरण में एथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनता है, उसमें 2 एटीपी बनते हैं। लेकिन यहां पर कोशिकीय श्वसन में पहला चरण वही होता है कि भैया क्या ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड बनता है। लेकिन दूसरे चरण में ग्लूकोज से क्या बनता है? देखो C6H12O6। लेकिन अब यहां ऑक्सीजन मिल रही है। क्या मिल रही है? ऑक्सीजन मिल रही है। तो ऑक्सीजन मिलने के कारण यहां पर CO2 बनेगी, H2O बनेगा, और 38 एटीपी एनर्जी। कितनी एटीपी एनर्जी? जिसमें 2 खर्च हो जाते हैं। शुद्ध लाभ कितने का होता है? 36। कितने का? द्वितीय चरण में। समझ गए कि नहीं? हाँ। लेकिन अब यहां पर आपसे पूछे कि भैया यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे हम कहेंगे क्रेब्स चक्र। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ कि नहीं? बोलते क्यों नहीं हो? इसे क्या कहेंगे? क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसमें क्या बना? अरे क्या बना? कितने एटीपी ऊर्जा बनी? कितने एटीपी ऊर्जा? ठीक है, चलो आगे बताओ। MM ऑफ मरकरी को हम क्या बोलते हैं? MMHg। क्या बोलते हैं? MMHg। अच्छा ये बताओ, इसके अंदर जो फेफड़े होते हैं इसमें कौन सी झिल्ली होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन। इसके अंदर कौन सा लिक्विड होता है? कौन सा? है? प्लूरल द्रव। कौन सा द्रव होता है? प्लूरल द्रव। अब देखिए क्या इसे क्रेब्स चक्र कहते हैं? आया ना? किसे? ऑक्सी श्वसन के द्वितीय चरण को क्या कहा जाता है? क्रेब्स चक्र कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? तो आज के लिए इतना काफी है, खत्म होता है। इसे EMP पाथवे भी कहते हैं। EM पाथवे, क्योंकि उन्होंने क्या की थी? खोज की। ठीक है।